नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी। क्रॉस एंड क्राइम हिसार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो है बजट, यूनियन बजट, जिसको आम बजट भी कहा जाता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। बजट, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सबके लिए एक बहुत ही रोचक विषय रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरीके से इस बजट को देखता है। उसके लिए क्या बेनिफिट है, सरकार ने देश के लिए क्या किया है या क्या करने वाली है, कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। आज इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। 1 तारीख को बजट आया और बजट की जो शुरुआत की गई वो हमारे वित्त मंत्री के द्वारा की गई। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस बात को शुरुआत की और उन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं साल 2023 और 24 का बजट पेश कर रही हूँ। ये अमृत काल का पहला बजट है। अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर यह देश कैसा नज़र आएगा, हम उसके ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। हम एक समावेशी भारत चाहते हैं जिसमें सभी का विकास हो, खासकर युवा हो, महिला हो, किसान हो, ओबीसी कम्युनिटी हो, एससी या एसटी कम्युनिटी। यानी यहाँ पर एक इंक्लूसिवनेस की बात कही गई है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कही गई है, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही गई है। बजट में बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके जानने के लिए होती हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब बजट आता है तो लोग सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि भाई टैक्स की स्लैब क्या है, टैक्स में कोई छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। किसान देखता है कि किसानों के लिए कौन सी सौगात आई है। एक आम आदमी देखता है कि उसके लिए जो महंगाई है उस महंगाई में कुछ राहत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का ये व्यक्ति सोचता है कि ये सरकार प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है या नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें एक आम नागरिक होने के नाते एक आम तरह से भी बजट देखना है और एक स्टूडेंट होने के नाते हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसके बारे में भी देखना है। एक एक करके हम बजट की हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि बजट की हिस्ट्री किस तरह से आई, किस तरह से भारत में बजट बनना शुरू हुआ, बजट की प्रक्रिया क्या होती है और साथ साथ इस बार के बजट में क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए है। देखिए, क्या पाया क्या खोया, ये सारी चीज़ें तो लगी रहती है। एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती है कि आपको किस चीज़ में लाभ मिल रहा है या कौन सी चीज़ें सस्ती हुई या कौन सी चीज़ें महंगी हुई, ये आम आदमी के लिए है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं देश के बड़े एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बजट को उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो थंबनेल बना हुआ है इसमें सीतारमन जी के आसपास कई सारे लोग अपनी अपनी तरीके से खड़े हुए हैं और उनको ये उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए कुछ नया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस बजट की हिस्ट्री से। बजट की हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो दिखाई पड़ेगी आर.के. शनमुगम चेट्टी की। भारत में जो पहला बजट आया, आप इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पहला बजट जो पेश किया गया वो इन्हीं महानुभावों के द्वारा किया गया। लेकिन बजट की जब हिस्ट्री पर हम नज़र डालते हैं तो बजट की हिस्ट्री में जो बजट जैसा वर्ड है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बजट जैसा वर्ड कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत बयान किया गया है, यानी सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। और ये वास्तव में है ही क्या? देखिए, बजट को समझने के पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है, इकोनॉमी समझनी है, तो उसको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए। जिस तरह से आप अगर एक सैलरीड पर्सन है या आप जिस भी तरह से आपकी आय होती है, महीने में आपकी आय आती है और उस हिसाब से आप अपने एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आप खर्चा करते हैं, फिर महीने के आखिरी में देखते हैं कि कितना बचा या कितना हमें बाहर से लेना पड़े अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए। सेम दोस्तों, एक आदमी की जो जीवन जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां चलती है, ठीक बजट में भी उसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बजट में भी सरकार
साल भर में कितने खर्चे होने वाले हैं, इन खर्चों को मीट आउट करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, क्या पैसे पूरे पड़ रहे हैं जो हमारी आय हो रही है, या पैसे हम कहाँ से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों का एक सिस्टमैटिक जो रिकॉर्ड है वही बजट है। बजट वर्ड जैसा मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन अब जब वर्ड है तो इसकी ओरिजिन तो कहीं ना कहीं होगी। तो इसकी जो ओरिजिन है ये एक वर्ड होता है जो फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है बजट, वहाँ से ली गई है। प्रोनाउंसिएशन शायद मैं उतना अच्छा ना कर पाऊँ क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है स्मॉल बैग या जो है क्या कहते हैं लेदर बैग। हमारे भारत में भी ये परंपरा बहुत दिनों तक निभाई गई कि एक ब्रीफकेस में, एक सूटकेस में, जो लेदर का सूटकेस होता है उसमें जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वो सारी चीज़ों को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियली बजट से रिलेटेड, उसको लेकर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं चेंज हुई। लेकिन परंपरा चेंज होने में एक पूरा हमने समय काल को देखा कि भारत में बजट कैसे आया, फिर आगे कैसे चला, फिर कैसे चला। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि बजट की ओरिजिन कहाँ से हुई, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में ये पहला बजट बनाया गया था। 1860 में भारत का पहला बजट आया, जो उस समय जेम्स विल्सन नाम के जो है कहते पॉलिटिशियन थे, उनके द्वारा जो है ये पेश किया गया। वहीं जैसा मैंने शुरुआत की थी कि चेट्टी साहब के द्वारा भारत इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पास किया गया, प्रेजेंट किया गया। आगे अगर हम इसमें बढ़ें तो यहाँ पर आप इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो देख रहे हैं। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण जी के बारे में अगर बात करें तो वो भारत की दूसरी महिला हैं जिन्होंने लगातार दो बार से जो है ये बजट पेश कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी डेटा लिखे गए हैं। डेटा आप जो है देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके, मैं एक थोड़ा सा साइड में हुआ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बजट किस तरह से हिस्ट्री रही। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी और उसके बाद फिर राजीव गांधी जी बनी। ठीक है, बजट की एक टाइमिंग है। आज आप देख रहे हैं 1 फरवरी से बजट पेश हो, एक फरवरी को बजट पेश होता है, लेकिन कभी ये फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर पेश हुआ करता था, शाम को पेश हुआ करता था। लेकिन वहीं हम देखें तो जब हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की हम बात करें, और वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ यशवंत सिन्हा साहब थे, तो उन्होंने इस टाइम को जो है चेंज कर दिया। ठीक है, और शाम की बजाय अब ये सुबह बजट पेश होने लगा। वहीं भारतीय परंपरा के अनुसार भाई बजट क्या है, एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक रिकॉर्ड है। इसी चीज़ को हमारे यहाँ पुराने लोग बही खाता कहा करते थे। तो बही खाते का जो प्रचलन, इस वर्ड का जो प्रचलन शुरू हुआ, लाल कपड़े में बही खाते को जो है क्या कहते लपेट कर जो है रखा जाता था, क्योंकि उसको सारी व्यवस्थाओं का एक तरह से पुलिंदा माना जाता था कि जिसमें सारी व्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो ये जो चीज़ शुरू हुई वो शुरू हुई आपकी 2019 में। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 2021 और 22 का जो बजट रहा वो 21 और 22 का बजट सबसे बड़ा बजट रहा है, यानी उसका ड्यूरेशन सबसे बड़ा रहा। वहीं अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस समय उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, तबीयत काफ़ी ख़राब है, ठीक है, तो उनके समय में ये जो बजट आया, ये बजट वर्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बजट था। तो कुछ बजट के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। बजट किस तरह से शुरू हुआ वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम ये देखते हैं कि बजट में इस बार हुआ क्या। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई है जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से नोट्स की, क्या नोट्स ज़रूरी हैं आपके लिए। देखिए, जो बजट दिखाया गया है ये जनरली 2 पार्ट में बनाया जाता है। पहला जो पार्ट होता है साफ साफ लिखा है, इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स क्या है, किस तरह से मनी को उगाया जाता है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो दूसरा पार्ट होता है ये जनरली हमारे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे होता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, इस तरह से चीज़ें आती हैं। बजट को समझने के पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना बजट बनाते हैं तो जिस तरह से जिन पोर्शंस में आप अपने खर्चे करते हैं, जहाँ से आपकी इनकम होती है वो सारी एक तरफ रखते हैं, और कहाँ इनकम जा रही है आपकी वो सारी एक तरफ रख के, और दोनों को देखते हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिक या बैलेंसिंग बजट बन रहा है या नहीं बन रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, भारत का जो बजट बनता है वो डेफिसिट बजट बनता है।
यानी घाटे का बजट बनता है। और घाटे की अगर हम बात करें तो घाटा कब होता है, जब हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं कम है और जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। कभी भी बजट को समझने के पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय सरकार की जो आमदनी है, ठीक है, और भारतीय सरकार का जो खर्चा है वो किस किस जगह पर किस किस तरीके से खर्च होता है, इसके बारे में हम पहला अपना जो स्लाइड है आपकी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और हर बार के बजट में ये इस तरह की स्लाइड ज़रूर रहती है कि रुपीज़ कहाँ से आ रहे हैं और ये रुपीज़ का कहाँ खर्चा किया जा रहा है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बोरोइंग है, ठीक है, वो बोरोइंग कहाँ से आ रही है। बजट दो तरीके से बनते हैं, एक रिवेन्यू बजट बनता है और दूसरा कैपिटल बजट बनता है। रेवेन्यू बजट वो होता है जिसमें भारत सरकार की जो आय है, चाहे वो टैक्स से आय आ रही है, चाहे वो उधार लेकर आय आ रही है, या डिसइन्वेस्टमेंट से आय आ रही है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मैं आपको एक मतलब समझा दूं। देखिए, आपकी आमदनी के या आपसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके अगर आप पैसा एक्स्ट्रा अगर इनकम आप करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी कहाँ से हो सकती है, या तो आप उधार लो या अपनी ही चीज़ को बेच दो, ठीक है। तो सरकार की अगर यहाँ हम बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि सरकार की जो चीज़ें हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें शेयर होल्डिंग कम करके उतने के शेयर बेच दिए जाते हैं या उतने का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। उससे जो सरकार की इनकम होती अपने ही किसी एसेट को बेचकर, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल डीप इकोनॉमिक्स में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक आम आदमी भी देख रहा है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्ट में ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो संपत्ति का एक पोर्शन आपने बेच दिया, आएगा तो वो भी पैसा, वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। लेकिन क्या उस सोर्स ऑफ इनकम से आपकी कोई एसेट जनरेट हो रही है या उसका कोई फायदा हो रहा है? नहीं, वो आपको ज़रूरत है अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए, इसलिए आपने वो डिसइन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पर भी जो सरकार की बोरोइंग है, जो सरकार की लाइबिलिटीज़ हैं, उनसे उनके लिए जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। और यही आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा, ये आप नोट करेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है आपका बोरोइंग एंड अदर से। ये बोरोइंग भी हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम में यूज़ की जा रही है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो सबसे बड़ा सोर्स है आपका टैक्स। वो इनकम टैक्स हो गया, वो आपका जीएसटी हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा जिस मद से पैसा आता है वो ये 3-4 हैं। पहला बोरोइंग, दूसरा जो टैक्स है, वेदर इट इज़ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब बड़े बड़े उद्योगपति, अब जो है आप अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, तो सर ये तो पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड बना रही है, तो जाहिर सी बात है इनको अपने एम्पायर को चलाने के लिए भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो सर टैक्स कौन सा दे रहे हैं? ये कॉर्पोरेशन टैक्स दे रहे हैं। अब जब सरकार की आय आ गई तो सरकार का पैसा भी खर्च होगा। देखिए, मैंने शुरुआत में एक चीज़ कही थी, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में जो भी सरकार की आमदनी हो रही है सरकार के द्वारा, देश के द्वारा, वो चीज़ उसमें लिखी रहेगी। लेकिन कैपिटल बजट में जब आमदनी आपकी कम हो रही है और खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो बाकी के खर्चे मीट आउट करने के लिए सरकार को बाहर से पैसा उधार लेना पड़ेगा ना, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, चाहे वो एडीबी से ले, चाहे एमएफ से ले। तो ये जो उधार लिया जाता है, इस उधार एक लोन ही है ये। अब लोन अगर आप लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट अगर नहीं पे करेंगे तो दोबारा आपको लोन कहाँ से मिलेगा। तो ये जो कैपिटल जो है, क्या कहते हैं, उधार लिया गया पैसा होता है। इस उधार लिए गए पैसे का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन खर्च होता है वो कहाँ खर्च हो रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट में, जो पिछला हमने उधार लिया है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो खर्चा है वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, इसमें जाता है। इंपॉर्टेंट है, यानी जिस तरह से हम यहाँ सबसे बड़ा खर्चा कहाँ देख रहे हैं? बोरोइंग में। यहाँ का आमदनी कहाँ देख रहे हैं? बोरोइंग से। तो खर्चा भी सबसे ज़्यादा बोरोइंग के इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग मद में किस तरह से पैसा खर्च किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं।
आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात मैंने कहाँ से शुरू की थी? बात मैंने शुरू की थी अमृत काल से। अमृत काल, अमृत एक ऐसा वर्ड है जो हमारे यहाँ वेदों से लिया गया है। अमृत का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको पाकर जो है क्या कहते हैं आदमी का जो जीवन है वो एक तरह से अमर बन जाता है, यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ जिसको आप कह सकते हैं, मतलब इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। विजन फॉर अमृत काल, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि आने वाले समय में जब भारत के 100 साल पूरे होंगे, ठीक है, तो हम भारत को इस तरह से देखना चाहते हैं। तो ये जो अब 100 साल पूरे होने में जो समय है, इस समय को हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि 2047 में जो हमने डेवलप्ड कंट्री बनने का जो सपना देखा है वो सपना हमारा पूरा हो। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, या आप कह सकते 3 आधारभूत चीज़ें एक पिलर के रूप में इन्होंने बताने की कोशिश की है। और वो क्या है? पहली जो चीज़ आती है वो अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ। कहा जाता है कि जो जवान हैं, जो यूथ हैं, वो भारत का भविष्य बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है सारे लोगों का, सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ भारत के आम नागरिक के साथ साथ हमें किस पर फोकस करना है? इस यूथ पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया? ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। आज यूथ को सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ है? वो ज़रूरत है जॉब की। जॉब मिलेगी तो उनकी जो आय होगी वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगी, और जैसी जीडीपी हमारी बढ़ेगी तो क्या होगी? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि जब हमें जॉब मिल जाती है तो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल आता है, तो उससे हमारी जो डेवलपमेंट की जो प्रवृत्ति है वो भी आगे बढ़ती है। और उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक यानी सब पूरे बड़े स्तर पे भारत में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, प्रायोरिटी सेक्टर की ज़रूरत है या जिन चीज़ों के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या हुआ? ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ हुई, एक समावेशी ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये मेन थीम आप कह सकते हो इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक मोटा मोटा नज़र हम मार लेते हैं कि किस मद में कितना इस बार एलोकेट किया गया पैसा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इस बार का जो एलोकेशन किया गया वो 5.9 लाख करोड़ का किया गया। देखिए सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, जैसे एग्रीकल्चर में कितना खर्च किया गया, डिफेंस में कितना खर्च किया गया। हाँ, रेलवे बजट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अब याद दिलाता हूँ कि शुरुआत में रेलवे बजट अलग होके आया करता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि रेलवे बजट मिला दिया गया। तो यहाँ पर 2017 से जो है क्या कहते हैं रेलवे बजट भारतीय यूनियन बजट में फिर से मिला दिया गया। इसके पहले रेलवे बजट सेपरेट बना करता था, ये आप इम्पॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.9 लगभग 6 लाख करोड़ का जो है पैकेज दिया गया। वहीं अगर हम देखें होम अफेयर्स को लगभग 2 लाख करोड़ का जो है पैकेज दिया गया रूरल एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि भारत गांव में बसता है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी ने भी कहा था कि जो है गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.6 लाख करोड़ दिया गया। वहीं अगर हम फार्मर और एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए देखें तो 1.25 लाख करोड़ पैसे दिए गए। तो एक ये मोटा सा जो है क्या कहते हैं आपके पास किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया इसके बारे में चीज़ें यहाँ पर मेंशन मैंने की हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो बजट का जो एस्टिमेट है यहाँ पर कुछ टिपिकल वर्डिंग्स लिखी हैं। देखिए ये जो बजट से रिलेटेड जो वर्डिंग है इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। लेकिन अभी के लिए चूंकि एक आम बजट पर बात हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस टिपिकल वर्डिंग्स को हम अलग रखते हैं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। टोटल रिसीट अदर देन द बोरोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, अब यहाँ पर रिसीट क्या है? रिसीट का मतलब है जो आय हो रही है, और आय कहाँ से हो रही है? टैक्स से हो रही है, नॉन टैक्स से हो रही है। ये भारत की जो आय है उसके बारे में टोटल रिसीट दी गई है। कितनी? 27.2 लाख करोड़ की जनरेट हुई, ठीक है। यहाँ पर जो रेड कलर से लिखा गया है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 5.9% ऑफ द जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब है राजकोषीय घाटा। अब राजकोष क्या है? सरकार का जो पैसा है। भाई घाटा कैसे होगा? जब पैसा आपके पास से बाहर ज़्यादा जाएगा और कम इनकम होगी। तो ये जो इनकम का इम्बैलेंस है,
इसके कारण जो हमारे जो है कहते हैं राजकोष पर, एक्सचेकर पर जो बोझ पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डेफिसिट, घाटा बोलेंगे। और सरकार सीतारमण जी ने ये कहा कि जो है जो हमने लास्ट टाइम एस्टिमेट किया था कि इतना फिजिकल डेफिसिट रहेगा, हमें खुशी है ये बताते हुए कि उस फिजिकल डेफिसिट के को हम जितना हमने सोचा था उतने पर हमने अचीव कर लिया। इस फिजिकल डेफिसिट के गैप को हमने वाइड नहीं होने दिया। तो ये एक अच्छी बात इन्होंने बताने की कोशिश की गई है। पहले की अगर हम बात करें तो 4.4%, 4.5% पर ये रहा करता था, लेकिन चूंकि पोस्ट कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है और इस समय पिछले साल हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स, बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज़ को क्या दिक्कतें उठानी पड़ी, उन सारी दिक्कतों की वजह से ये फिजिकल डेफिसिट का जो गैप है ये थोड़ा बढ़ गया। लेकिन फिर भी जितना हमने सोचा था उतना, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, उतना ही रहा। इसके बाद पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हैज़ मोर देन डबल टू 1.9 लाख इन अराउंड 9 ईयर्स। लगभग 9 सालों में ये डबल हो गई है, बढ़कर एक औसत आदमी की एक औसत आय 1.97 लाख हो चुकी है, यानी 1,97,000 रुपये हो चुकी है। इंडियन इकोनॉमी का साइज बढ़ गया है, आपको पता है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे पहुंच गई है। यूके, जिसके हम 200 साल तक के गुलाम रहे, उसको हमने पिछाड़ दिया और आगे भी अनुमान ये है कि जर्मनी को भी हम पिछाड़ सकते हैं। और इसके लिए बजट में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या सारे भारत के सामने चुनौतियाँ हैं, और चुनौतियाँ जो है को जब हम स्वीकार करेंगे तभी 2047 तक जो विकसित देश का जो हमने लक्ष्य रखा है वो पूरा हो पाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ हाउस होल्ड में टॉयलेट्स दिए गए। इसके अलावा यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट किया गया वो लगभग 400 करोड़ का किया गया, डिजिटल पेमेंट किया गया। देखिए डिजिटल चीज़ों को गवर्नमेंट पूरी तरह से क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। रशिया यूक्रेन के वॉर में रशिया को जब स्विफ्ट नाम के मैकेनिज्म से बाहर किया गया तो भारत के ऊपर यह भय था कि भारत रशिया का दोस्त है, कहीं अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि उसको स्विफ्ट मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये जनरली जो है एक पेमेंट का जो है गेटवे होता है, जैसे हम यूपीआई वगैरह करते हैं, ऐसे मिलियंस बिलियन डॉलर के जो पेमेंट होते हैं देशों के बीच में वो इस मैकेनिज्म के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब अलग किया गया तो भारत को भी लगा कि अगर इस ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को प्रमोट किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया, किस योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। जन धन बैंक अकाउंट, ये आपका 7.8 करोड़ अकाउंट खोले गए। ये अपने आप में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करते हुए एक टारगेट है। ठीक है, तो अब कोई हमें बताए कि जो है जनधन योजना कब इंट्रोड्यूस की गई थी, एनीबडी? और यहाँ पर हम ये देखते हैं फसल सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें अलग अलग किस तरह से किया गया। और सबसे बड़ी बात तो किसानों के लिए जो एक सम्मान निधि थी जिसमें 6,000 रुपये की जो है धनराशि 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार में दी जाती थी, उसका टोटल जो है डिसबर्समेंट हुआ वो कितना हुआ, 2.2 लाख करोड़, जिसमें से लगभग 11.5 करोड़ जो है फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही जो आम आदमी को जानने वाली थी, वो मैं आपके समक्ष लेके आया। हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको आगे हम धीरे धीरे बताएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इस बार के बजट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी मिलेंगे जो हमारे यहाँ एंशियंट इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। यानी बहुत सारे वर्ड, जैसे अमृतकाल हो गया, जैसे एक श्री अन्न हो गया, सप्तऋषि हो गया, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर पूरे इंडियन कल्चर को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सप्तऋषि जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में 7 इम्पॉर्टेंट अलग अलग सेक्टर दिए गए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन सेक्टर्स में पूरी तरह से ग्रोथ होती है तो यकीन मानिए 2047 तक भारत विकसित देश में बदल सकता है। ठीक है, अब ये सेक्टर क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अमृतकाल है ये पूरा। देखिए यहाँ पर बीच में अमृतकाल लिखा, इस अमृतकाल में ये सारी चुनौतियाँ हैं, ये सारे प्रायोरिटीज़ हैं जिन पर जो है सरकार को खर्च करना है। और इस बार की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी। पहली, रीचिंग द लास्ट माइल,
और दूसरी ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ और रीचिंग द लास्ट माइल, ये दोनों हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉजिस्टिक वगैरह की जो है फैसिलिटी दी गई, जैसे पीएम गति शक्ति जो है जो योजना लॉन्च की गई, जिसमें लॉजिस्टिक का जो टाइम है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। और ग्रीन ग्रोथ, आप जान रहे हैं कि जो है 2070 तक की अगर हम बात करें तो हमने जो टारगेट रखा है वो नेट ज़ीरो इमिशन का रखा हुआ है। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम उसको सोख कर लें, तो इसको नेट ज़ीरो कहा जाता है। नेट ज़ीरो का टारगेट तभी प्राप्त होगा जब हम ग्रीन इनिशिएटिव लेंगे, यानी समाज जो है जो शहर है उसको हम ग्रीन रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ग्लोबल टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लेके आएंगे, तभी तो ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। पहले तो विकसित देशों ने जो है खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जो एनवायरनमेंट है उसको जो है बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो विकासशील कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसी कंट्री, उन पर सारा दबाव आ रहा है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए जिससे कार्बन का एमिशन कम हो, जिससे ऐसा हो, जिससे वैसा हो। तो वो भी तो चैलेंज भारत के सामने है, तो उसके लिए ग्रीन ग्रोथ को किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये आपके 7 प्रायोरिटी सेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास, इसमें मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है एग्रीकल्चर, किसान अन्नदाता है, तो किसानों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्लासिकल संस्कृत के नाम भी लिए गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं श्री अन्न। श्री अन्न कहा गया है मिलेट को। ये वर्ष 2023 इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने ये जो है, चाहे वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो, उसमें मिलेट को प्रमोट करने के लिए कहा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज जो है भुखमरी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मिलेट के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन से क्या होगा, ये भुखमरी की जो समस्या है उस समस्या को जो है निजात मिलेगी। भारत के बारे में अगर हम बता दें तो ये जो है मिलेट का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस अन्न की ज़रूरत है और उसके द्वारा भुखमरी की समस्या को कम किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन को दिखाया गया है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो फाइनली जो रिकॉर्ड आया वो एक बेतहाशा आया, यानी 340 मिलियन टन का जो है पूरे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई। और इस बार जो है जो आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी योजना के तहत किसी किसान को कोई अगर लोन दिया जाता है तो वो काफ़ी मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रहता है, तो उसके लिए जो क्रेडिट दिया गया, जो पैसा दिया गया सरकार के द्वारा, उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ हेल्थ, देखिए हेल्थ हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, गरीबी हटाना हो गया, यूथ को लेकर हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाती हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, और यहाँ पर हम हेल्थ में देखते हैं कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी इस्टेब्लिश्ड, यानी यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इससे 2 फायदे हैं। पहला तो नर्सिंग कॉलेज जब इस्टेब्लिश किया जाएगा तो इससे एजुकेशन की समस्या ख़त्म होगी, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए जो है जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अच्छे से स्वास्थ्य को जो है मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, इसमें वीमेन एम्पावरमेंट को भी सहायता मिलेगी, यानी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कंसेप्ट है उसको भी बल मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हेल्थ के लिए चीज़ें बना के रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, द बिग टेंट दैट एकोमोडेट्स ऑल। यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अचीवमेंट की बात कही गई है। भारत ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट आज से नहीं, बहुत पहले से ही जो है, यानी 12th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो उसमें भी इंक्लूसिव फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से करके थीम थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस तरह की थीम हुआ करती थी। तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सारे लोगों का विकास हो, सारे लोगों के साथ, ठीक है, इस चीज़ को पिछले बार किस तरह से कहाँ कहाँ लेकर कंप्लीट किया गया है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। पीएम किसान के तहत अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कितना एलोकेशन किया गया, कितने लोगों को बेनिफिट इसका मिला। रूरल हाउसेस में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया गया, ठीक है। उज्ज्वला योजना के तहत इतने कनेक्शन दिए गए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। तो ये आपके बड़े बड़े जो डेवलपमेंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर उनके बारे में बात कही गई है। एक बार आप इसको आराम से देख लीजिए, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। रीचिंग द लास्ट माइल, अब यहाँ पर नई स्कीम्स के बारे में बात कही गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे जो मैंने स्लाइड बना रखी है वो इनका डिटेल है। इसके अलावा ठीक है क्या हुआ कि मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल, ठीक है, यानी जनजातीय इलाके हैं या जो है रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पर जो स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे उसके लिए ये स्कीम की गई। उसके बाद भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। भारत के कल्चर को प्रिजर्व रखने की बात और उसके हमारे इस ग्लोरियस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उसके जितने भी दस्तावेज हैं उनका किस तरह से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, इसके लिए भी एक स्कीम आई है। उसके बाद ग्रीन गो, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसके लिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो रूल्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, EPA का मतलब यही होता है, उसको फिर से जो है कि कितने रिवाइव किया जाएगा और उसमें इंसेंटिवाइज करने की बात कही गई है। दूसरी चीज़ सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक मिस्टी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये जनरली मैंग्रोव्स के लिए होते हैं। मैंग्रोव्स ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ जो दलदली इलाके होते हैं। ठीक है, इसमें जनरली एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें ऊपर निकल आती है और ये इकोसिस्टम का एक बेहतर इंडिकेटर होता है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए ये किया गया है। वहीं पर हम देखें PM प्रणाम, ये योजना जो है आपकी लॉन्च की गई है। इसके बारे में भी आगे देखेंगे कि डिटेल में क्या है ये योजना। और उसके बाद गोवर्धन स्कीम जनरली जो है आपके जो गैस प्लांट होते हैं जो गांव वगैरह में लगते हैं गोबर गैस प्लांट, उनके प्रमोशन के लिए है। तो यानी ग्रीन एनर्जी को किस तरह से स्थापित किया जाए उसके लिए और इकोसिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाया जाए उसके लिए ये ग्रीन ग्रोथ के तहत इनिशिएटिव लिए गए हैं। न्यू स्कीम्स, ये देखिए जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से कौन कौन सी स्कीम आई है, इसके बारे में ये डिटेल्ड है। अब मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगा नहीं, इसको आप वीडियो पॉज करके इस स्कीम के बारे में लिख सकते हैं कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। आप प्लीज़ इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद जो है इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 स्कीम यहाँ पर दी गई है, एक मिस्ट्री दी गई है, एक प्रणाम स्कीम दी गई है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ग्रीनरी यानी ग्रीन इकोसिस्टम को, यानी आप कह सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो भी पैसे दिए जा रहे हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो एक सिस्टम को बनाने के लिए, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। दूसरी आपकी अमृत धरोहर स्कीम, जनरली ये वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए है। उसके बाद स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि नाम से ही लग रहा है जो भी यूथ है उसको ट्रेन किया जाएगा उसको, ताकि आगे उसका जीवन अच्छे से चल सके। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर ए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन, तो यहाँ पर लगभग 47 लाख लोगों को 3 सालों के लिए, ठीक है, इसके तहत एनरोल कराया जाएगा, जिसमें उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। क्योंकि यूथ की बात कही गई है, याद करिए वो सबसे पहली जो स्लाइड मैंने अमृत काल से शुरू की थी उसमें 3 जो चीज़ें की थी उसमें जॉब क्रिएशन और यूथ के बारे में दिया गया था। फिर सबसे अवेटिंग और लोगों के आप कह सकते हो कि इंतज़ार की जो चीज़ है वो है टैक्स स्लैब। ठीक है, टैक्स स्लैब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक अगर हम देखें तो एक पुरानी टैक्स स्लैब भी चलती है, इससे पहले इस वाली ये जो आपके सामने, इससे पहले भी एक नई टैक्स स्लैब बनी थी और अब ये वाली भी एक टैक्स स्लैब बनाई गई है। ठीक है, शुरुआती दौर में हम ये कहें कि लगभग 2.5 लाख तक जो इनकम थी उसको एग्जम्पशन किया जाता था और ये कहा जाता था कि 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उसको हम पूरी तरह से ज़ीरो मानते हैं, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं होगा। 5 लाख के ऊपर जो इनकम होगी उस पर टैक्स होगा। लेकिन इस बार 7 लाख तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन है कि हाँ, लोगों के बारे में, एक आम आदमी के बारे में, एक सैलरीड पर्सन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो पहले जिस तरह से 5 लाख तक एग्जम्प्टेड हुआ करता था उसी तरह से अब 7 लाख तक एग्जम्प्टेड हो गया। तो थोड़ी सी एक अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा ये देख लीजिए कि पुरानी रिजाइम क्या थी जिसमें 2.5 लाख तक नील था, 2.5 से 5 लाख तक 5% था,
5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के बाद 30%। नई बीच में जो रिजाइम आई उसमें भी 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड था, लेकिन यहाँ पर जब आप स्लैब देख रहे हैं तो यहाँ पर 7 स्लैब हो गई हैं। लेकिन नए वाले में जो 2024 में जो अभी रिवाइज्ड है उसमें फिर से 5 स्लैब दे दी गई है। अब 2.5 लाख तक दोनों में सेम था, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 3 लाख तक किसी भी तरह का कोई भी जो है क्या कहते हैं आपका टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में ये सारी चीज़ें। अब दिक्कत ये आती है कि इसमें तो देखने पे लग रहा है कि भाई 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 से 6 के बीच में 5% लग रहा है, और जैसे 6 के ऊपर हम चले जाते हैं 10% लग रहा है। हमारे सामने जब भी हम टैक्स फाइल करते हैं तो दोनों तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, एक पुराना और एक नया। लेकिन अभी जो सिस्टम आने वाला है उसमें नया रहेगा डिफ़ॉल्ट में, लेकिन पुराने का भी ऑप्शन होगा, और जो भी सैलरीड पर्सन है अदर देन बिजनेस उनके लिए पुराना ऑप्शन रहेगा। और जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं अगर एक बार उन्होंने नए स्लैब को अडॉप्ट कर लिया तो पुराने में नहीं जा सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो कभी मैं सेपरेट वीडियो आपका बनाऊंगा कि किस तरह से इनकम टैक्स का जो है कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरह से ये 7 लाख रुपए वाली जो इनकम है ये आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, इसके बारे में प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों आज बजट के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश की, कुछ जानने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना, नए वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।